नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है ब्रजेश कुमार। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। यूपी में पेट का एग्ज़ाम 2023 में जो 28 और 29 तारीख को होने वाला है, यही 28-29 को। तो इसके लिए जो पेट का एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स के द्वारा पूछे जाते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है सारे, उसको मैं वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट कराऊंगा। और सबसे पहले मैंने हिस्ट्री को शुरू किया है और एक वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 25 में से आउट ऑफ 25 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और आज की ये मेरी पहली वीडियो है और इसमें सबसे पहले हम लोग टॉपिक उठाए हैं इतिहास। और आज इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आगे जितने भी वीडियो आएगी उसमें सभी में हम लोग 25-25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं से क्वेश्चन उठा लेंगे। तो ये सारे प्रीवियस ईयर्स का पेपर रहेगा। और चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से ऐसा एक स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था। तो वो कौन सा है, तो वो धौलावीरा जो है ये 3 भागों में विभाजित था। और ये 3 भाग कौन कौन से में थे, कौन कौन में विभाजित था। पहला जो होता था वो कौन था, किला था। और दूसरा क्या था, मध्य नगर था। दूसरा क्या था हमारा, मध्य नगर था। और तीसरा क्या था, तीसरा इसमें क्या था, निचला नगर। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, निचला नगर। तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये पूरा किला होता था और उसके बाद यहाँ पे मध्य नगर होगा, उसके बाद निचला नगर होगा, इस प्रकार होगा। तो ये किस में होता था, ये धौलावीरा में ये स्थित था। तो पहले क्या था, किला, मध्य नगर और निचला नगर। और धौलावीरा कहाँ पर स्थित है, ये हमारा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है, गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। और आपसे पूछ सकता है लोथल कहाँ पर स्थित है। लोथल भी कहाँ पर हमारा है, गुजरात में लोथल स्थित है। और ये हड़प्पा काल में बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। और कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, कालीबंगा हमारा राजस्थान में स्थित है और ये चूड़ियों के लिए फेमस है कालीबंगा। और यहीं पर कालीबंगा में जुते हुए खेत हमें मिलते हैं। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर मिलता है, ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में हड़प्पा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा का काल कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था। तो पहले देखिए, एक टेराकोटा की मोहर होती थी, उसमें ऐसा कौन सा जानवर है जिसको नहीं दर्शाया गया था। तो वो जो गाय है, इसको नहीं दर्शाना मिला। अभी तक ऐसी कोई मोहरें नहीं मिलेगी जिसपे गाय दर्शाया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, गाय। हड़प्पा संस्कृति की जो मोहर होती थी वो किसकी बनी होती थी, टेराकोटा की बनी होती थी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और देखिए इस पे क्या क्या दर्शाया गया है, जो मोहरें मिली हैं अभी तक के, जो एक सींग वाले सांड होता है ये भी मिला है। और गैंडा, गैंडा को भी दर्शाया गया है। और बाघ को भी दर्शाया गया है और हाथी को भी दर्शाया गया है। और जंगली जो भैंसा होता है उसको भी हमें मिला है। और बकरा और भैंसा आदि इन पशुओं की आकृति हमें मोहरों पर मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका जो अर्थ है, माउंट माउंट ऑफ द डेथ। माउंट ऑफ द डेथ इसका मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला। जब इसकी खुदाई हुई थी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हड्डी कंकाल मिले थे और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मृतकों का टीला। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो ये अभी आप लोग याद रखें, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर हुआ करता था। मोहनजोदड़ो था जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर हुआ करता था। और मोहनजोदड़ो शब्द से अभिप्राय जो है, ये मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेथ, इसका मतलब होता है। तो ये अच्छे से याद रखिएगा। और जो मोहनजोदड़ो में वृहद स्नानागार भी मिला हुआ है। तो मोहनजोदड़ो में वृहद स्नानागार मिला है और इसके बीच में एक स्नान करने का कुंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है।
यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं और इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला हमारा ऑप्शन है सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। तो ये बिल्कुल सही है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे सबसे पहले कपास उत्पादन इन्होंने ही किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद जब यहाँ पे सिर्फ कथन सत्य है तो यहाँ पे तीनों कथन क्या है हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की एक हिस्से लोथल की खोज की जो लोथल की खुदाई किसने की थी। तो लोथल की खुदाई किसके द्वारा किया गया था। तो ये SR राव के द्वारा किया गया था। लोथल जो हमारा स्थल है ये कहाँ पड़ता है गुजरात में। तो इसकी खुदाई किसने की थी SR राव ने की थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और लोथल कहाँ पर पड़ता है। लोथल हमारा पड़ता है गुजरात में पड़ता है अहमदा नदी के और गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और ये लोथल किस नदी के किनारे पूछ सकता है कि लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ था। भोगवा जो नदी थी इसी के किनारे बसा हुआ था लोथल। तो ये अच्छे से याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। और लोथल की खुदाई कब से कब के बीच में हुई थी। 1955 से 62 के बीच में 1962 के बीच में लोथल की खुदाई हुई थी। और ये किसके निर्देशन में हुआ था। ये राव के निर्देशन में एक खुदाई हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है लोथल जो है ये हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है। और लोथल को ही हम लोग क्या बोलते हैं लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो भी लोथल को कहा जाता है। लोथल से गोदीवाड़ा का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। लोथल से हमें क्या मिला गोदीवाड़ा का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और लोथल में ही बंदरगाह भी स्थित था सिंधु सभ्यता के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिलता है। सिंधु जो सभ्यता है इसमें घोड़ों के अस्थियों का अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है सुरकोटदा से। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सुरकोटदा कहाँ पर स्थित है। सुरकोटदा हमारा गुजरात में स्थित है। और हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं जैसे बनवाली। बनवाली कहाँ पर हमारा पड़ता है। बनवाली हमारा हरियाणा में स्थित है। और सुरकोटदा से ही हमें घोड़े की अस्थियां तथा एक कब्रगाह का अवशेष प्राप्त हुआ है। और सुरकोटदा की जो खोज हुई थी इसकी खुदाई 1964 में किसके द्वारा किया गया था। जेपी जो जोशी हैं इनके द्वारा किया गया था। जेपी जोशी ने इनके निर्देशन में सुरकोटदा की खुदाई हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की संबंधित स्थल नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल नहीं है। देखिए कालीबंगा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और ये कहाँ पर स्थित है। ये हमारा राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। तो ये अभी आप लोग याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। और रोपड़ कहाँ पर स्थित है। रोपड़ हमारा पंजाब में पड़ता है। तो ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। और लोथल कहाँ पर पड़ता है। लोथल हमारा गुजरात में पड़ता है। ये भी हमारा एक सिंधु घाटी का सभ्यता है। लेकिन जो पाटलिपुत्र है ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। पाटलिपुत्र का किसने बसाया था। ये हैयक वंश का एक उदीन जो शासक था इसने पाटलिपुत्र को बसाया था। और पाटलिपुत्र को बसाया कहाँ पर था। गंगा और सोन नदी के बीच संगम तट पे इसको बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो तात्पर्य इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। आपने देखा हो कि कोई कोई जो पंडित लोग होते हैं वो जनेऊ धारण करते हैं। एक धागे शरीर में लपेटे रहते हैं। तो पूरे कंधे से वैसे पेट के पूरे शरीर में लपेटा रहता है। तो वही उसको बोला जाता है जनेऊ। तो बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ये उपनयन समारोह से इसका मतलब है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उत्कृष्ट है। मतलब कहाँ से ये लिया गया है। सत्यमेव जयते जो शब्द है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि सत्यमेव जयते जो है ये हमारा क्या है एक तरीके से ये हमारा आदर्श
वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो वेदों के जो गद्य प्रकरण है ये ब्राह्मण कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो वेदों के गद्य प्रकरण को ब्राह्मण कहते हैं और ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य लिखे गए हैं। और इनमें 4 वेद होते हैं। 4 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद 4 वेद हैं और इन चारों वेदों को क्या बोलते हैं? संहिता बोला जाता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, संहिता किसको बोला जाता है? जो 4 वेद हमारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो ज्ञान के सिद्धांत पे बल कौन देता है? तो ये होगा उपनिषद जो है ये ज्ञान के सिद्धांत पे बल देता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद जो है इसमें किस देवता को सबसे ज्यादा इसका उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है इंद्र की। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। इंद्र का उल्लेख कम से कम 250 बार इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। और अग्नि का जो उल्लेख मिलता है ये 200 सूक्तों में इनका उल्लेख मिलता है अग्नि का। और ऋग्वेद में कितने मंडल है आपसे पूछ सकता है? ऋग्वेद में 10 मंडल है। और इसमें कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और इसमें कितने मंत्र है ये भी पूछ सकता है। तो 10,552 ऋग्वेद में मंत्र है। और ऋग्वेद जो पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेत्रु बोलते हैं। हेत्रु जो होता है वो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को बोला जाता है। और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार वर्णन किसका मिलता है? इंद्र का सबसे ज्यादा बार वर्णन मिलता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें पुरातन ग्रंथ है जिसमें अपराध या अपराधी का जिक्र मिलता है? तो वो मिलता है, देखिए, अर्थशास्त्र में भी मिलता है और मनुस्मृति में मिलता है और न्याय मीमांस में मिलता है। तो उपयुक्त सभी में मिलता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तत्तीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और तत्तीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ है। तो मूल पाठ कौन है? तो ये हमें बताना है। तो ये मूल जो पाठ है यजुर्वेद है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपको बताया कि कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। और सामवेद से हमें संगीत के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ऋग्वेद में हमें गायत्री मंत्र के बारे में जानकारी मिलती है। और ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र मिलता है ये किस देवता को समर्पित है? ये सावित्री जो देवता है इनको समर्पित है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सावित्री जो देवी है इनको समर्पित, ये एक प्रकार देवता है, इनको समर्पित है। और ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो 10 मंडल है, आप लोग को पता होना चाहिए। और ये गायत्री मंत्र किस मंडल में ऋग्वेद के मिलता है? तो ये तीसरा जो मंडल है गायत्री मंत्र, वहां पे हमें इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो ये पूछा है इस क्वेश्चन पे। तो मत्स्य पुराण जो है ये सबसे प्राचीन है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारतीय जो ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विचार पुराणों में मिलता है। तो सबसे अच्छा क्रमबद्ध किस में मिलता है? पुराणों में मिलता है। और पुराणों की जो संख्या है कितनी है? 18 पुराण है, जिनमें से केवल 5 में ही मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भगवत पुराण राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है। मत्स्य पुराण जो है ये सबसे प्राचीन और सबसे पुराना और ये प्रामाणिक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है?
यहाँ पूछा है कि कौन सा उपवेद नहीं है, तो उपवेद योग वेद जो है ये उपवेद नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और सभी उपवेद हैं, तो जैसे धनुर्वेद जो है ये आयुर्वेद, धनुर्वेद, शास्त्रवेद और आयुर्वेद ये सभी क्या है, उपवेद हैं। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है? वैदिक देवता इंद्र जो है ये किसके देवता है? तो ये वर्षा और चक्रवात के देवता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद जो है इसमें इंद्र के बारे में हमें 250 से अधिक बार इनका हमें उल्लेख मिलता है, और जो रचनाएं हैं ऋग्वेद की उसमें हमें ऋचाएं में इनका उल्लेख मिलता है। और इंद्र को क्या बोला जाता है? इंद्र को बोला जाता है पुरंदर। ये पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला। और इंद्र को ही युद्ध का नेता भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन का सूत्र का उपदेश कहाँ पे दिया था? तो ये सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए गौतम बुद्ध जो थे, जब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो ये ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो और उसके बाद इन्होंने पहला अपना उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। और यहाँ पे 5 पंडितों को, 5 ब्राह्मणों को इन्होंने अपना उपदेश दिया था। और जब उपदेश दिया तो इसी को बोला गया क्या? धर्मचक्र प्रवर्तन बोला गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और सारनाथ कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में सारनाथ स्थित है। गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा कहाँ पर उपदेश दिया, ये भी पूछ सकता है। तो गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में सबसे ज्यादा, अभी तक सबसे अधिक अधिक टाइम बार उपदेश दिया है। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और सबसे ज्यादा बार कहाँ दिया गया है? श्रावस्ती में सबसे ज्यादा बार उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो ये हमसे पूछा है। तो कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो अभिधम्म जो पिटक है ये भी है, शुद्ध पिटक पिटक जो है ये भी है एक पिटक, और विनायक पिटक। तो 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म में। तो उपासक पिटक जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाए, क्योंकि यहाँ पूछा है नहीं है। तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। बुद्ध ने अभी तक कोई पुस्तक नहीं लिखी है, और इन्होंने जो भी उपदेश दिया था सभी मौखिक दिया था। लेकिन बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों को संग्रह किया और इसको त्रिपिटक बोला। और बुद्ध की जो भाषा थी, इनकी जो रचनाएं मिलती हैं जैसे अभिधम्म पिटक, शुद्ध पिटक और विनय पिटक, ये हमें पाली भाषा में इसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ये जो प्रतिमा है ये स्थापित कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा कुशीनगर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और कुशीनगर में जो क्या होता है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, और जब मृत्यु हो जाती है तो इसी को क्या बोला गया है? महापरिनिर्वाण बोला गया है। और ये 200 फीट की जो ऊंची प्रतिमा है ये कहाँ बन रहा है? ये कुशीनगर बन रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया अभी कुशीनगर में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, मतलब यहाँ पे इनका मृत्यु हो गई थी। और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और लुम्बिनी जो स्थान है, यहाँ पे लुम्बिनी में क्या हुआ था? लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म माना जाता है। और राजगिरी जो है, राजगिरी जो स्थान है यहाँ पे इन्होंने गृह त्यागा था। और जब गृह त्यागा था इसको क्या बोला गया? महापरिनिष्क्रमण बोला गया। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और इनका जो मृत्यु हो गया है इसी को बोला गया है महापरिनिर्वाण। और ये कहाँ पर हुआ था? ये कुशीनगर में
हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया है? तो किस स्मारक से? तो ये महाबोधि मंदिर समूह जो है, इसी से अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये बिहार के गया जिले में स्थित है। और इसका जो निर्माण है, ये 3री सदी में सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो बोध गया में गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था। और ये कहाँ पर? निरंजना जो नदी है उसी के तट पर बैठकर और पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की इसकी प्राप्ति हुई है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है। और ये प्रॉपर जो स्थान स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हमारा, ये हमारा बिहार में स्थित है। तो बिहार जो स्थान है बोध गया, वहां पर पड़ता है। और सबसे पहले जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया था इन्होंने? सारनाथ में इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था। तो और ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और सारनाथ ऋषिपत्तनम जो स्थान है, वहीं पर 5 ब्राह्मणों को इन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। और जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था, ये किस भाषा में दिया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे पूछा है सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है, और मैं बताता ही आ रहा हूँ कि सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है गौतम बुद्ध से संबंधित। तो सारनाथ में क्या हुआ? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम जो बुद्ध भगवान थे, इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। और ये इसी जब उपदेश दिया था, इसको क्या बोला गया है? धर्म चक्र प्रवर्तक बोला गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो जो भी यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम देने वाला है, तो आप उसको जरूर शेयर करिएगा और आप उससे पूछिएगा कि आपका 25 में कितने क्वेश्चन सही हुआ है। आप लोग जितने भी क्वेश्चन सही करिएगा, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। इससे हमें एक मोटिवेशन और आपको एक अच्छा गाइडेंस मैं दे सकूँगा। और आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी को भी समझ सकते हैं कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।